हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे टेस्ट। तो टेस्ट नंबर 12 है, जो कि इकोनॉमी का ही है। तो चलिए, हिंदी का ही है तो हिंदी में ही करा देते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर टेस्ट वगैरह कंटिन्यू होते रहते हैं। तो ये है लेवल 1 का टेस्ट नंबर 12। तो पहला क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमी का है। 50 क्वेश्चन है, तो आप एक काम करिए, 1 से लेके 50 तक पूरा नंबरिंग कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं लिखिए। लास्ट में बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। लेखानुदान का प्रावधान नियमित सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट का प्रावधान कार्यवाहक सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा है, लेखानुदान केवल केवल सरकारी बजट के व्यय से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। तो पहला तो देखिए गलत है। लेखानुदान जो होता है वह अंतरिम बजट नियमित सरकार और कार्यवाहक सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा सही है, भाई लेखानुदान केवल सरकारी बजट व्यय से संबंधित होता है। तो नेक्स्ट है बी, आंसर बी होगा। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक को आमतौर पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम खरीदने की अनुमति नहीं है। और दूसरा है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 समान परिस्थितियों के दौरान सरकारी घाटे के मुद्रीकरण पर प्रतिबंध लगाता है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं नहीं सही कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। निम्नलिखित मदों पर विचार करें। भारत सरकार द्वारा प्राप्त कर राजस्व, भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकार से प्राप्त ऋण, न्यायिक जमा, विदेश से प्राप्त धनराशि। क्या पूछ रहा है, उपरिक्त में से कितने से प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। 1 2 3 4, बताइए इसमें से कौन कौन सी राशि है जो संचित निधि में जमा की जाती है। संचित निधि तो पता होगा ना, ये सरकारी खाता होता है, सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए व्यय और अपवादात्मक मदों को छोड़कर संचित निधि का सारा हिस्सा होता है। पहला तो सही है, इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व होता है। दूसरा भी सही है, भारत सरकार द्वारा विदेश सरकार से प्राप्त ऋण होता है। तीसरा ये दोनों नहीं होते हैं। 3 4 न्यायिक जमा, विदेश से प्राप्त धनराशि ये नहीं होता है। आंसर केवल 2 है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकारी बजट के उद्देश्यों को सही ढंग से उचित ठहराता है। सार्वजनिक वस्तुओं का समान वितरण सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में इष्टतम मांग बनाए रखना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय दर को स्थिर करना, सरकार के लिए शून्य राजकोषीय घाटा प्राप्त करना। कौन सा कथन सही है। 1 2 3 3 4, 1 2 या 1 2 4। पहला सही है, सार्वजनिक वस्तुओं का समान वितरण सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में इष्टतम मांग बनाए रखना। अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय दर को स्थिर करना ये नहीं है, क्योंकि ये केंद्रीय बजट की मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था मुद्रा विनिमय दर को स्थिर करना है, और इसलिए गलत है। ये केंद्रीय का काम है। सरकार के शून्य राजकोषीय घाटा प्राप्त करना ये भी गलत है। सरकारी बजट का उद्देश्य सरकार के राजकोषीय घाटे का मतलब इष्टतम स्तर शून्य नहीं प्राप्त करना शामिल नहीं है, शून्य नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 2 इज राइट। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश व्यय में वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको क्राउडिंग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में आने वाले प्राथमिक घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, सकल राजकोषीय घाटे और सरकार के ब्याज दायित्व के बीच का अंतर, राजकोषीय घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर, या ब्याज भुगतान सही सरकार का कुल ऋण दायित्व। कौन सा आंसर इसमें सही है। तो ये होता है सकल राजकोषीय घाटे और सरकार के ब्याज दायित्व के बीच का अंतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये है, निम्नलिखित पर विचार करें। अनुपातिक आयकर को अर्थव्यवस्था का संचालित स्थिरीकरण करता माना जाता है। कथन दूसरा है, अनुपातिक आयकर उपभोक्ता व्यय को सकल घरेलू उत्पाद में उतार चढ़ाव से प्रति कम संवेदनशील बनाता है। कौन सा कथन इसमें सही है। कथन कारण सही है, कथन व्याख्या करता है या नहीं करता है, कथन सही है, कथन गलत है, क्या है। तो देखिए दोनों कथन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट कथन का, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करना छात्रवृत्ति है, व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी पर ब्याज का परित्याग है, वृद्धावस्था पेंशन है, वेतन का भुगतान है। उपरोक्त में से कितने को स्थानांतरण भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
तो हस्तांतरण भुगतान वे होते हैं, वे प्राप्तियाँ जो किसी देश के निवासियों को मुफ्त मिलती हैं, बदले में उन्हें कोई सामान या सेवा नहीं करनी होती है, तो उसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए पहला था, इसमें कौन-सा सेवा कर रहे हैं, ये नहीं है। व्यवसाय में निवेश की गई पूँजी भाई इसमें कर रहे हैं, ये होगा। अ, दूसरा गलत है और तीसरा सही है, पेंशन है और वेतन का भुगतान भी है। वेतन का भुगतान तो हम काम करके ही लेंगे ना, तो ये नहीं होगा। तो केवल 1, 3 सही है, तो आप 2 ही सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी से गुजरती है तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, जबकि तेजी के दौरान यह कम हो जाता है। सरकार का कर राजस्व आमतौर पर मंदी के दौरान घटता है, तेजी के दौरान बढ़ता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं, स्पष्टीकरण भी सही है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10वां, लखपति दीदी योजना के बारे में भी कथन विचार कीजिए। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए से या उससे अधिक होती है। इस योजना के अंतर्गत केवल स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक निवेश कोष की स्थापना की गई। कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है, व्याख्या भी सही है। और व्याख्या नहीं है, दोनों कथन ही सही है। नेक्स्ट है, यदि निकट भविष्य में कोई अन्य वैश्विक वित्तीय संकट घटित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नीतियां भारत को कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अधिक संभावना रखती हैं? अल्पावधि विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना, अधिक विदेशी बैंकों के लिए द्वार खोलना, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखना। कौन सा कथन सही है? केवल एक, 1, 2, 3 या 1, 2, 3? इसमें देखिए पहला तो सही है, अल्पावधि विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना। दूसरा जो है इसमें गलत है, संकट के समय अधिक विदेशी बैंक के लिए खोलना नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। और पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तन बनाए रखना, ये भी नहीं है, तो केवल एक ही सही है। नेक्स्ट 12वां है, केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित कर सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी वर्ग के निवेशकों के लिए केंद्र टैक्स समाप्त कर दिया गया, विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर बढ़ा दी गई और वेतन भोगियों कर्मचारियों के लिए कर योग्य आय पर मानक कटौती कम कर दी गई, वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर कम कर दी गई। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो पहला तो सही है और बाकी ये 2024-25 का है, अभी तो नए बजट के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला सही, बाकी ये सब गलत है। नए बजट में हम सब देखेंगे। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में उच्च राजकोषीय घाटे के निम्नलिखित में से कौन से निहितार्थ हो सकते हैं? समान मूल्य स्तर में वृद्धि, निजी निवेश का बाहर होना, ब्याज दर में गिरावट, घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन। क्या आ सकता है? तो देखिए इसमें समान मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, निजी निवेश का बाहर होना, ये भी है। और तीसरा जो है ये गलत है, क्योंकि राजकोषीय घाटे जो होते हैं ब्याज दर में वृद्धि होती है, ना कि गिरावट, ये नहीं होगी। और ये तीसरा भी गलत है, क्योंकि घरेलू मुद्रा की मांग में गिरावट आ सकती है भाई, इसमें अवमूल्यन नहीं, तो केवल पहला दूसरा सही है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था संतुलन आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय आय का वह स्तर जहाँ सरकारी व्यय का राजस्व के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय का वह स्तर जहाँ रोजगार सृजन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय का वह स्तर जहाँ कुल बजट कुल निवेश के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय का वह स्तर जहाँ समग्र मांग समग्र आपूर्ति से मेल खाती है, तो ऑप्शन डी है। भारत में काले धन के सृजन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है? अचल संपत्ति की अ, खरीद और लग्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का पलायन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश तथा बहुमूल्य पत्थर, आभूषण, सोना आदि की खरीद, राजकोषीय दलों को भारी मात्रा में दान और क्षेत्रवाद का विकास और कर चोरी के कारण राजकोष को राजस्व की हानि। तो 15 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका ध्यान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पर है। और दूसरा है, सामाजिक न्याय एक अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। और तीसरा है, इसका एक उद्देश्य है जनजातीय समुदायों के लिए अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमिकरण करना। कौन सा कथन सही है 16 का? तीसरा तो सही है भाई, और पहला दूसरा तो गलत है, ये नहीं है, ये दोनों। देखिए पहला गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का लक्ष्य सुधार करना है जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और दूसरा गलत है, क्योंकि जनजातीय मामलों का मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की योजना कार्यान्वयन निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्रालय के साथ समन्वय करेगा। ठीक है।
तो केवल तीसरा ही सही है इसमें, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सेंटर फॉर प्रोसीजिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेशन एग्जिट के संदर्भ में विकथन को विचार करें। इसका प्राथमिक भूमिका कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को 100 दिनों से कम समय में पूरा करना है। हाल ही में सीमित देयता भागीदारी के स्वैच्छिक समापन के लिए सी पैस सेवाओं का विस्तार किया गया। कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट है बिना किसी पूर्व प्रतिबद्ध व्यय के बजट तैयार करना। निष्पादन बजट क्या होता है? आवंटित व्यय के मापनीय आउटपुट के आधार पर बजट तैयार करना। परिणामी बजट होता है जो बजट को आवंटित व्यय के मापनीय आउटपुट और गुणात्मक परिणाम दोनों के आकलन करता है। कौन सा कथन युग्म सही सुमेलित है 18 का? इसमें देखिए पहला तो सही है, शून्य बजट का बिना किसी पूर्व प्रतिबद्ध व्यय के बजट तैयार किया जाता है, और दूसरा भी सही है, इसमें आवंटित व्यय के मापनीय आउटपुट के आधार पर बजट तैयार किया जाता है निष्पादन में। परिणामी बजट क्या होता है? परिणामी बजट भी सही है, आउटकम जो होता है बजट जो आवंटनीय व्यय के मापनीय आउटपुट और गुणात्मक परिणाम दोनों का आकलन करता है। तो सभी सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार कम हो रहा है। नहीं, लगातार कम नहीं हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियों में पिछले 5 वर्षों में लगातार गिरावट दिखेगी। जी हाँ सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर है, उधार और अन्य देयताएं निगम कर है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार के राजस्व में योगदान के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा पहले सबसे ज्यादा केंद्रीय उत्पाद कर बढ़ते क्रम में ना, केंद्रीय उत्पाद कर होगा, फिर आपका निगम कर था, उसके बाद था आयकर, फिर उधार देता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन पर विचार करें। घरेलू वित्तीय बजट का एक हिस्सा सरकारी उधारी में जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनाती हैं। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 21, तो दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 22वां है निम्नलिखित केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण में शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिल, राष्ट्रीय लघु बजट निधि की देयताएं, संघ सरकार को अग्रिम भुगतान के तरीके और साधन, संघ सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां, भविष्य निधि की देयताएं। कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें देखिए पहला सही है, ये लघु बजट निधि देयता नहीं होगी, और तीसरा देखिए संघ सरकार को अग्रिम भुगतान के तरीके और साधन, ये सही है, और चौथा भी सही है, ये संघ सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां, भविष्य निधि की देयता इसमें नहीं आएंगी। तो 134 ऑप्शन डी सही है। भारत में बाह्य उधार के संदर्भ में कथन विचार करें। विदेशी ऋण का भुगतान उसी मुद्रा में करना होगा जिसमें उधार लिया गया हो। सरकार सामान्य सरकारी विदेशी ऋण भारत के कुल विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। भारतीय रुपए में मूल्यांकित विदेशी ऋण भारत के कुल विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। कितने कथन सही हैं इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो सही है, विदेशी ऋण का भुगतान उसी मुद्रा में करना होगा जिसमें उधार लिया गया हो। सामान्य सरकारी विदेशी भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक जी नहीं। भारतीय रुपए में मूल्यांकित विदेशी ऋण भारत के कुल विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है, ये सबसे बड़ा घटक नहीं है जी, तो आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार का एक सेकेंड ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन क्या है? 25 केंद्रीय बजट के संबंध में केंद्र सरकार का राजस्व घाटा आमतौर पर प्रभावी राजस्व घाटे से अधिक होता है। प्रभावी राजस्व घाटे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर दिए गए किसी प्रकार के अनुदान शामिल नहीं है। तो बताइए कथन कारक वगैरह सही है कि नहीं? तो देखिए पहला तो सही है, केंद्र सरकार का राजस्व घाटा आमतौर पर प्रभावी राजस्व घाटे से अधिक है। प्रभावी राजस्व घाटे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किए गए किसी भी प्रकार के अनुदान शामिल नहीं है। जी नहीं, इसमें सभी प्रकार के अनुदान शामिल हैं, ऐसा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित पर विचार करें। जनांकिकी प्रदर्शन, वन पारिस्थितिकी, शासन सुधार, चौथा है स्थिर सरकार एवं पांचवा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। 36 कर हस्तांतरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या, क्षेत्र और आय अंतराल के अलावा उपरोक्त में से किस मानदंड का उपयोग किया? किस मानदंड का उपयोग किया?
पहला सही है, ये जनांकी के प्रदर्शन पर है। दूसरा वन और पारिस्थितिकी, ये भी सही है। शासन सुधार ये गलत है। शासन सुधार में सरकारी संचालन, सार्वजनिक वितरण, दक्षता, पारदर्शिता, प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय शामिल हैं। ठीक है, इन मानदंड को 15 वित्त आयोग के 36 स्थानांतरण मानदंडों के रूप में नहीं माना जाता, ये भी गलत है। और चौथा भी गलत है, तीसरा चौथा दोनों गलत है। पांचवा सही है, कार्य एवं राजकोषीय प्रयास से सही है, तो आंसर 3 सही है, केवल 3। राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत संबंधित है? सरकारों को आर्थिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संतुलित बजट बनाए रखना चाहिए। सरकारों को केवल सरकारों को केवल उन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए उधार लेना चाहिए जो दीर्घकालिक लाभ उन्नत करेगी, ना कि चालू व्यय के पोषण के लिए। यही सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 26 का। नेक्स्ट है 27, केंद्रीय बजट के संबंध में कथन विचार कीजिए। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, सही बात है। वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। वित्त विभाग गलत है, केंद्रीय बजट के जिम्मेदारी एवं मामलों के विभाग के पास किसके पास है? आर्थिक मामलों के विभाग के पास है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। और यह राजस्व बढ़ाने की राजनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है तथा संसाधन जुटाने के तरीकों का निर्दिष्ट करता है। तो ये जो है सही है, तो 1 और 3 का सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है? पूंजीगत प्राप्ति वे प्राप्तियां जो सरकार के लिए देयता सृजित करती हैं, या वो प्राप्तियां जो सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, वे प्राप्तियां जो अप्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से प्राप्त होती हैं, वे प्राप्तियां जो ऋणों की वसूली से प्राप्त होती हैं। कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं? तो पहला तो है वो प्राप्तियां जो सरकार की देयता सृजित करती हैं, और वह भी दूसरा भी सही है। तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं है, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां जो सरकार पर दावा नहीं करती, इसलिए उन्हें गैर प्रतिदेय कहते हैं। और ये जो होती है अप्रत्यक्ष, इसमें इसमें ये जो है गलत है। इसमें क्या दिया है? अप्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से प्राप्त होती है, नहीं, तो ये गलत है। और ये प्राप्तियां जो ऋणों की वसूली से प्राप्त होती हैं, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। अर्थोपाय अग्रिम के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। आरबीआई द्वारा सरकार को नकदी प्रवाह में अस्थायी संतुलन को पूरा करने के लिए प्रदान की जाने वाली अल्पकालिक ऋण सुविधाएं हैं। आरबीआई द्वारा डब्ल्यूएमए के माध्यम से सरकार को दिए गए अग्रिम को 14 दिनों के भीतर चुकाया जाना चाहिए। डब्ल्यूएमए पर ब्याज दर आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर से जुड़ी होती है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17(5) के अनुसार डब्ल्यूएमए की अग्रिम तिथि 3 महीने के भीतर चुकाई जाती है, ना कि 14 दिन। तो ये गलत है। डब्ल्यूएमए पर ब्याज दर आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर से जुड़ी जाती है, यस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत पर एकत्रित और स्रोत पर कटौती कर के बीच अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है? जबकि टीडीएस मुख्य रूप से व्यक्तियों के विभिन्न आय स्रोतों पर लागू होता है, टीसीएस मुख्य रूप से कुछ वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लागू होता है। भुगतान करने वाला व्यक्ति टीसीएस काटने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि टीडीएस में भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति टीडीएस एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है। टीडीएस में किराया, वेतन, ब्याज जैसे भुगतान शामिल हैं, जबकि टीसीएस में वन उत्पाद, खनिज और अन्य वस्तुओं की बिक्री शामिल है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 13A। नेक्स्ट है 31। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत के संदर्भ में मीडिया में अक्सर चर्चित शब्द अप्रत्यक्ष स्थानांतरण को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? एक भारतीय कंपनी किसी विदेशी उद्यम में निवेश करती है और उसे अपने निवेश से होने वाले लाभ पर विदेशी देश को कर का भुगतान करती है। दूसरा है, एक विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है और अपने निवेश में होने वाले लाभ पर अपने उधार देश को भुगतान करती है। एक भारतीय कंपनी किसी विदेशी देश में मूर्त परिसंपत्तियां खरीदती है तथा उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेचकर प्राप्त राशि को भारत में हस्तांतरित कर देती है। एक विदेशी कंपनी शेयरों को हस्तांतरित करती है और ऐसे शेयरों का पर्याप्त मूल्य भारत में स्थित परिसंपत्ति से प्राप्त होता है। कौन सा इसमें सही है? इसका आंसर डी ही है, यही सही है। नेक्स्ट है 32। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में असंभव त्रयी मतलब इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
एक देश में एक साथ मुक्त व्यापार, मूल्य स्थिरता और पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता। कोई देश एक साथ राजकोषीय स्थिरता, आर्थिक विकास और निश्चित विनिमय दर को बनाए नहीं रख सकता। कोई भी देश एक साथ निश्चित विनिमय दर, अपनी सीमाओं के पार पूंजी का मुक्त प्रवाह तथा स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं रख सकता। कोई देश एक साथ आर्थिक समानता, व्यापार अधिशेष और कम मुद्रास्फीति हासिल नहीं कर सकता। 32 का सी है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना के अंतर्गत सरकार केवल विनिर्माण क्षेत्र के पात्र व्यवसायों को पूंजीगत ब्याज अनुदान प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये योजना केवल नई व्यवसायिक इकाइयों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान करती है। 33 पहला तो गलत है भाई। गलत है क्योंकि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य के उद्योगों के विकास और नौकरियों रोजगार के सृजन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना अम, केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में नहीं बल्कि केंद्रीय योजना के रूप में नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति की है। तो ये तो गलत है। दूसरा भी गलत है क्योंकि यह संयंत्र मशीनरी के मतलब निर्माण क्षेत्र के लिए भवन और अन्य टिकाऊ भवन संपत्तियों के लिए निवेश के 250 करोड़ की मूल राशि का दान किया है। तीनों गलत है तो आंसर हो जाएगा नन। कोई नहीं। निम्नलिखित नीति उपायों पर विचार करें। गैर आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी कम करना, कर आधार को व्यापक बनाने और अनुपालन को बढ़ाने के लिए कर सुधार को लागू करना, कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, प्रशासनिक व्यय में कटौती से मितव्ययिता उपाय लागू करना। उपरोक्त उपायों में से कितने उपाय भारत सरकार द्वारा राजकोषीय समीकरण को बढ़ावा देने में सहायक होंगे? इसमें है पहला तो सही है, ये देंगे गैर आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी कम करना, और दूसरा भी सही है, कर आधार को व्यापक बनाने और कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए कर सुधारों को लागू करना, ये भी सही है। तीसरा गलत है, कल्याणकारी योजना नहीं हो सकती है, और प्रशासनिक व्यय में कटौती उम्मीदवार लागू करना, ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। नहीं नहीं, ये चौथा सही है, तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु सरकार द्वारा जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो अवसर लागत शून्य होती है, या फिर अवसर लागत को नजरअंदाज कर दिया जाता है, या अवसर लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर भुगतान करने वाली जनता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है 36, इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समुदाय के जोड़े के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास प्रदान करता है? निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति और हाथ से मैला ढोने वाले काम में लगे व्यक्ति, या विधवा महिलाएं और चलने फिरने में अक्षम वरिष्ठ नागरिक। इसका आंसर भी होगा ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भीख मांगने के कार्य में लगे विकलांग व्यक्ति। नेक्स्ट है 14, भारत में केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। पेंशन, केंद्र प्रायोजित योजना, सब्सिडी और ब्याज भुगतान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा दिए गए व्यय में आरोही क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए? इसको याद करिएगा, अभी नया बजट पे ध्यान दीजिएगा, ये तो पुराना हो चुका है। तो उस टाइम क्या था, पेंशन, फिर पेंशन एंड सब्सिडीज, फिर था आपका केंद्र प्रायोजित योजना, ब्याज भुगतान। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, मंथली 2 पर। तरुण शिशु और किशोर शब्द का अक्सर समाचारों में उल्लेख होता है। निम्नलिखित में से किस योजना से जुड़े हैं? सुकन्या समृद्धि, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से है, लोन दिया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचारों में रही अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रोजेक्ट नेक्सस का तो बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए वैश्विक कॉर्पोरेट कर दरों को सुसंगत बनाने के लिए रूपरेखा, G20 देशों के बीच राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के समन्वय हेतु कार्यक्रम, उभरती अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्राओं के लिए एकीकृत नियामक ढांचा बनाने के लिए एक परियोजना, या तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बना करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहल। यही डी सही है। आर्थिक तेजी के दौरान प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तेजी के चरण के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव और अत्यधिक मांग को कम करना है। सही तो है। और नेक्स्ट है, सरकारी पूंजीगत व्यय को कम करने से समग्र मांग को नियंत्रित करके और तेजी के दौरान अर्थव्यवस्था को अत्यधिक गर्म होने से रोकने में मदद मिलती है। जी हाँ, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट का।
किसी देश के कर जीडीपी अनुपात में कमी निम्नलिखित में से क्या इंगित करती है? धीमी होती आर्थिक वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय का कम न्यायसंगत वितरण। कौन सा कोड सही है? एक दो या एक दो दोनों? ना तो एक ना तो दो। 41। इसका होगा पहला तो सही है, दूसरा नहीं है। राष्ट्रीय आय का कम न्यायसंगत वितरण ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना पात्र परिवारों को 100% सब्सिडी वाली रूफटॉप प्रणाली प्रदान करता है जिसमें स्थापना और रखरखाव दोनों लागत शामिल है। तो गलत है, यह 100% नहीं है। ठीक है, ये 60% की है लगभग, मतलब 2 किलोवाट क्षमता के लिए और 3 किलोवाट के लिए 40%। तो ये नहीं है। इस योजना के लिए पात्र है तो परिवारों के पास वैध बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सिग्नोरेज शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये सभी बैंक द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहकों के भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यापारी से लिया जाने वाला शुल्क है। यह किसी करेंसी नोट के अंकित मूल्य और उनकी वास्तविक उत्पादन लागत के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इस सरकारी एजेंसी द्वारा रुपये को अन्य विदेशी मुद्राओं के साथ विनिमय करने में होने वाली लागत को संदर्भित करता है। ये आरबीआई को विच्छिन्न नोटों और गायब नंबर वाले नोटों के आदान प्रदान में होने वाले नुकसान को संदर्भित करता है। आंसर बी होगा, यह किसी करेंसी नोट के अंकित मूल्य और उसकी वास्तविक उत्पादन लागत के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजकोषीय बाधा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? वह घटना जिसमें मुद्रास्फीति करदाताओं को उच्च कर स्लैब में धकेल देती है, जिसमें कर दरों में परिवर्तन किए बिना सरकार की कर राजस्व में वृद्धि होती है। वह स्थिति जहां आर्थिक मंदी के कारण आय और खपत कम हो जाती है जिससे सरकार का राजस्व कम हो जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्थिर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आर्थिक तेजी के दौरान सार्वजनिक व्यय को कम करने की सरकारी नीति। एक आर्थिक स्थिति जहां बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी खराब तरीके से प्रतिबंधित और राजकोषीय नीति का परिणाम। 44 आंसर हो जाएगा ए। यह घटना जिसमें मुद्रास्फीति करदाताओं को उच्च कर स्लैब में ढकेल देती है जिससे करदाताओं को परिवर्तन किए बिना सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है भाई, ये कहाँ से आ गया? चलिए सम्मिलित करते हैं। रंगराजन समिति किससे थी? तो ये तो थी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शेयरों का, और ये है नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। केलकर समिति किससे थी? ये सार्वजनिक। केलकर समिति जो थी ये थी कर सुधार से, और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से। तो हो जाएगा 3 4 1 2, रखते हैं किस्म 3 4 1 2 ऑप्शन से। भारत में केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश एवं लाभ, और कि विदेशों में संघ सरकार को प्राप्त सहायता अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज भुगतान। उपर्युक्त में से कितनी राजस्व प्राप्तियां संघ सरकार की कुल प्राप्तियों का हिस्सा बनती हैं? इसमें पहला तो नहीं होगा, ये नहीं होता। केंद्र सरकार द्वारा परिसंपत्तियों बिक्री से प्राप्त आय, ये नहीं होगा। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश लाभांश लाभ होगा, ये होगा। और ये भी होगा, विदेश में संघ सरकार को प्राप्त सहायता अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज। ये 3 है सही। नेक्स्ट है 47। नीचे दिए गए में से कौन से पीएम ई विद्या पहल के घटक और जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक शिक्षा पहल है? तो डिजिटल शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने के लिए ये दीक्षा प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्रभा के माध्यम से डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल सुलभ सूचना प्रणाली। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। 47 का सभी सही है, ऑप्शन डी। एंड 48 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दस्तावेज को केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय वितरण के साथ संसद के समक्ष रखना अनिवार्य है? मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीतिक वक्तव्य, मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। 48 इसका सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में राजकोषीय प्रोत्साहन शब्द सबसे उपयुक्त रूप से संदर्भित करता है? सरकार द्वारा अपने कुल ऋण के संचय को कम करने के लिए अपनाई गई नीतियां, सरकारी खर्च में वृद्धि, करों में कमी के कारण आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में मुद्रा को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों और अन्य संस्थाओं में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना, या वित्तीय समावेशन की नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई। ये है बी।
यह है सरकारी खर्च में वृद्धि या करों में कमी के कारण आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। 50 है भारत में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। जेंडर बजटिंग, जेंडर बजट विवरण पहली बार 2005-6 में केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। ये तो सही है। इसमें महिला सशक्तिकरण योजनाओं परियोजनाओं के लिए बजट के भीतर एक अलग कोष बनाना शामिल है। तो देखिए कोई अलग कोष नहीं बनाना शामिल है इसमें। इसके बजाय ये विश्लेषण निगरानी करने का ऊपर है। ये विश्लेषण निगरानी करने के लिए तो केवल एक ही सही है, आंसर ए हो जाएगा। तो 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।